देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए। भूगोल के संसाधन और विकास पाठ का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनके संबंध में हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है वो लैटेराइट मिट्टी का रंग पूछा गया है। लैटेराइट मिट्टी का रंग पूछा गया है। तो लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लौह तत्व की अधिकता होती है, इसलिए वो लाल होता है। ठीक। अब आते हैं, दूसरा प्रश्न है कि मृदा का अपरदन क्या होता है। मृदा का अपरदन क्या होता है। मृदा मतलब मिट्टी और अपरदन मतलब उसका कटाव और बहाव। मिट्टी का कट जाना या मिट्टी का बह जाना, यही अपरदन कहा जाता है। ठीक। एक और प्रश्न, सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय का मतलब होता है एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण और विकास दोनों के साथ संतुलन बैठा के विकास किया जाए। जैसे पर्यावरण को भी न नुकसान हो और विकास भी हो जाए, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। दूसरा प्रश्न समझेंगे, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा। जो पूर्वी तट है, जैसे भारत का दो तट है, एक पूरब का और एक पश्चिम का। ठीक। तो पूर्वी तट पे जो मिट्टी पाई जाती है, जो डेल्टा का निर्माण होता है, पूर्वी तट पे नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो उस समय डेल्टा बनाती हैं। तो जब डेल्टा बनाती हैं तो उससे एक मिट्टी का निर्माण होता है और उस मिट्टी को जलोढ़ मृदा मृदा कहते हैं। अब क्यों, जब डेल्टा बनाती है तो जलोढ़ मृदा का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि नदियां अपने साथ बहुत से अवसाद, सिल्ट, गाद, ये सब लेके अपने साथ आके और बहते हुए सागर के तल के पास आके सागर में मिल जाती हैं। जिससे जिससे वो अपने साथ जो अवसाद लाती है, उन्हीं अवसादों के लगातार जमने के चलते जो है इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और जब नदी का मुहाना आता है, मुहाना मतलब वो जगह जहाँ नदी समुद्र से मिलती है, उसे मुहाना बोलते हैं। उस मुहाने के पास भी आके जब वो अपने गाद, सिल्ट और जो है अवसाद को जमा कर देती है नदी, तो उसका नदी का प्रवाह बहुत धीरे हो जाता है, जिसके चलते नदी के रास्ते में तमाम अवरोध आ जाते हैं और अवरोधों के चलते जो नदी का पानी होता है वो बिखर जाता है। और जब बिखरता है तो वो त्रिभुजाकार आकार का लगता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। ठीक। तो पूर्वी तट पे नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, उन डेल्टाओं के बाद जो है किस तरीके की, या उन डेल्टाओं से किस तरीके की मिट्टी बनी, वो जलोढ़ मिट्टी बनी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्खात भूमि। उत्खात भूमि का क्या मतलब है, ये प्रश्न भी आ चुका है। उत्खात भूमि क्या होती है। उत्खात भूमि ऐसी भूमि होती है जिसे जोता ही न जा सके। बंजर, कंकड़, पत्थर से युक्त भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं, जिसे आप जोत ही न पाइए, चाहे किसी ट्रैक्टर से, चाहे पुराने तरीके से बैल के माध्यम से आप जोत नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जमीन पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है। अच्छा, अब समझेंगे कि मृदा मृदा जो है किस प्रकार का संसाधन कहा जाता है। यानी मिट्टी को अगर जो संसाधन माना जाए तो किस प्रकार का संसाधन माना जाए। तो मिट्टी को नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। मिट्टी का हम उपयोग किए तो ऐसा थोड़ी ना कि मिट्टी खत्म हो गई, मिट्टी फिर वही है, फिर उसी मिट्टी में हम अनाज बोएंगे, फिर उसी मिट्टी का उपयोग करेंगे। तो मिट्टी लगातार किसी भी तरीके से कोई भी कार्य करिए, मिट्टी वहीं की वहीं रहने वाली है। तो मिट्टी नवीकरणीय संसाधन है। ठीक। यानी यानी उसका बार बार उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित क्या है। नदियां जो अपने साथ अवसाद, गाद और सिल्ट लेके आती हैं, उससे जो मैदान का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का मैदान बोलते हैं। उसके बाद आ जाएंगे कि ज्वालामुखी उद्गार से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो कौन सी मिट्टी है, वो काली मिट्टी है। उसके बाद चादर अपरदन क्या होता है। एक टर्म है, हमने जब आप याद करिए, आप लोगों को जब टेस्ट लिया था आप लोगों का, तो उस टेस्ट में हमने ये प्रश्न पूछा था कि चादर अपरदन क्या है। चादर अपरदन वो अपरदन होता है, देखिए जो आपकी किताब में लिखा है वो ये है कि विस्तृत क्षेत्र पर ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है
तो ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। अब इसको आप ऐसे समझिए, जब नदी जो है बाढ़ के समय एक विस्तृत क्षेत्र पर फैलती है, तो जिस जिस मैदानी क्षेत्र पे वो फैलती है, उस मैदानी हिस्से के ऊपरी मिट्टी की परत को वो अपर्दित कर देती है। विस्तृत क्षेत्र के उस मिट्टी के ऊपरी परत को वो अपर्दित कर देती है, यानी बहा लेती है। इसी को चादर अपर्दन कहा जाता है। ठीक। ज्वारीय ऊर्जा जैसे ये क्या है? ज्वारीय ऊर्जा एक प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा, जब ज्वार और भाटा समुद्र में आता है, तो ज्वार के समय जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है, तो उसके ऊपर उठने से विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाते हैं जिनसे बिजली प्राप्त की जाती है। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ये एक प्रकार का संसाधन है। अब आएंगे, पंजाब में एक समस्या है, भारत के पंजाब राज्य में एक समस्या है जिसे बोलते हैं भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की ऊपरी परत या उपजाऊ परत का बह जाना, कट जाना। ऐसा इसलिए होता है कि पंजाब में सिंचाई के आधुनिक संसाधनों के चलते जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो कट गई है या बह गई है, जिसके चलते पंजाब में भूमि निम्नीकरण की समस्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ठीक। अब आगे हम लोग आएंगे, जब देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है? तो सीढ़ीदार खेती वहीं होता है जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों को काट के जो किनारे वाली पर्वतीय हिस्सों के जो किनारे की जमीन होती है, जो थोड़ी सी सपाट होती है, वहाँ के वनों को काट के वहाँ पे धान की खेती की जाती है। ये खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि होती है। मुख्यतः किस फसल के लिए? तो धान की कृषि के लिए सीढ़ीदार फसल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद हम आएंगे कि काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो काली मिट्टी कपास के फसल के लिए सबसे प्रमुख मानी जाती है। अब आएंगे कि लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी जो है, ये लाल और पीली मिट्टी ये किस प्रकार की मिट्टी है? लाल और पीली मिट्टी, जैसा अभी हमने पिछली वीडियो में बताया कि लाल पीली मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है, जैसे जब भारत के दक्षिण वाले हिस्से में आएंगे, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, या भारत के पठारी हिस्से की भूमि जो ज्वालामुखी उद्गार के लावा से निर्मित हुई है, वो लावा पिघला और पिघल के फैला और लगातार फैलता गया, जमता गया, जिसके बाद जो है दक्षिण भारत की पठारी भूमि बनी। अब ये पठारी भूमि जो है, अपर्दन के कारणों के द्वारा ये पठारी भूमि, जैसे वर्षा के चलते, पानी के चलते, हवा के चलते, ये लगातार टूटती फूटती और कटती रही, तो इसके ऊपर की परत भुरभुरी हो गई, जो एक मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसे लाल मिट्टी कहते हैं। अच्छा, लाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लौह तत्व की अधिकता होती है। इस मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता होती है। लौह तत्व यानी लोहा जैसे तत्व की अधिकता होने के चलते इसे लाल मिट्टी कहते हैं। इसका रंग लाल दिखाई देता है। लेकिन जब इस लाल मिट्टी के ऊपर कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है, तो ये मिट्टी पीले रंग की दिखाई देने लगती है, जिस नाते इसको लाल और पीली दोनों मिट्टी कहा जाता है। ठीक। अब आते हैं कि भूमि किस प्रकार का संसाधन, जैसे पूछा जाएगा कि जो भूमि है यानी जो जमीन है, ये किस प्रकार का संसाधन, तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक। अब उसके बाद जो जैसे एक प्रश्न बनता है कि पहाड़ों पे जो मिट्टी का अपर्दन होता है, यानी जो मृदा का अपर्दन होता है, अपर्दन मतलब क्या? मिट्टी का कटाव और बहाव, मिट्टी का किसी कारण से कट जाना, मिट्टी का किसी कारण से बह जाना, यही अपर्दन है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी का कटाव और बहाव है, उसका मुख्य कारण क्या है? वर्षा। जब वर्षा का जल ऊपरी हिस्सों में होता है तो पानी बह के नीचे ही आएगा, तो वो उस मिट्टी को काटते और बहाते हुए नीचे लेते आता है। ठीक। अब उसके बाद हम देखेंगे कि अजैविक संसाधन, जैसे जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वो होते हैं जैसे पेड़ पौधे वनस्पतियां, ये जैविक हैं। अजैविक संसाधन जैसे चट्टान हो गया,
ये क्या है, ये अजैविक संसाधन में आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं एक और प्रश्न पे कि जलोढ़ मिट्टी में किन खनिज तत्वों की अधिकता होती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी को बहुत उपजाऊ माना जाता है, तो इसमें किन किन प्रकार के खनिज तत्वों की अधिकता होती है। तो देखिए, इसमें पोटास होता है, इसमें चूना होता है, इसमें फास्फोरस होता है। इसके अलावा अन्य भी खनिज तत्व हैं जिनकी मात्रा भरपूर इन जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, जिसके चलते ये बहुत उपजाऊ होती है। ठीक, पोटास, चूना और फास्फोरस, ठीक, इन तत्वों की अधिकता जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। उसके बाद हम आएंगे कि संभावी संसाधन का क्या मतलब होता है। संभावी संसाधन यानी एक्सपेक्टेड रिसोर्स, यानी संभावना है कि ये वस्तु संसाधन बन सकती है। तो संभावी संसाधन का मतलब ये होता है, जैसे पवन का ये पता है सबको कि ये एक संसाधन है, इसकी संभावना है इसके संसाधन बनने की। ठीक, सौर ऊर्जा, इसकी संभावना है एक संसाधन बनने की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संभावी संसाधन होते हैं, यानी ऐसे साधन जिसकी संभावना होती है कि ये संसाधन बन जाएंगे। ठीक ना, तो उसी को संभाव्य संसाधन, यानी संभावना व्यक्त कर दी गई है कि ये जरूर संसाधन बनेगा। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि संसाधन पुनः चक्रीय, जैसे कुछ संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय होते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद फिर उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे लोहे का क्या हुआ, मान लो हमने बना लिया लोहे का मेज बना लिया, अब लोहे का मेज मान लो टूट गया, तो फिर उसको ले गए गलाए, फिर उसका कुछ और बना दिए, वो भी ले गए टूट गया, फिर उसको ले गए फिर गलाए, फिर उसका कुछ बनाते। ये बार बार उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो इसको पुनः चक्रीय बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, एक व्यक्तिगत संसाधन का क्या मतलब होता है। व्यक्तिगत संसाधन से ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी साधन का व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया जाए। किसी भी साधन का व्यक्तिगत रूप से जब हम उपयोग करते हैं तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इस प्रकार संसाधन और विकास पाठ का जो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्नों की श्रृंखला है, इसको हम पूरा करते हैं। आप लोग इसको सुनिएगा, दोहराइएगा, क्योंकि ये सबसे सरल तरीका है नंबर को पाने का। बहुविकल्पी प्रश्न अगर जो आपसे छूटते हैं तो ये जान लीजिए आप जो है आपको पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम मुफ्त का नंबर होता है। इसकी आप तैयारी करिए, लगातार याद करते रहिए। मेरा भी प्रयास है, जिस भी तरीके से मैं सहयोग कर पा रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ और आपको चार्ट के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। आज पहला दिन था, उतना अच्छा नहीं बन पाया है, उतना अच्छा सा ढंग से वो वीडियो नहीं बन पाया है, लेकिन मेरा प्रयास है आगे वो और बेहतर ढंग से मैं अपनी वीडियो के माध्यम से चार्ट पे भी स्टडी आपकी कराऊंगा। ठीक है, आप लोग अपनी उम्मीद है अपनी पढ़ाई अच्छी रखेंगे, मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। गुड नाइट, थैंक यू।